चलो अच्छा कोई नहीं, शुरुआत करते हैं, है ना? देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप लोग पेपर देख रहे हैं, ये पेपर बेसिकली एमपी सेट का है। यानी आप लोगों ने अभी लास्ट संडे एग्ज़ाम दिया है एमपी सेट का। मार्च 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का। हालाँकि वहाँ सोशल वर्क के स्टूडेंट ने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया था, क्योंकि अलाइड होता है। लेकिन आगामी एग्ज़ाम यूजीसी नेट का है जून में, ठीक है? यूजीसी नेट का जून में एग्ज़ाम है 2026 में। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का यानी केजीएमयू, इसका एग्ज़ाम है 3 अप्रैल 2026 को, ठीक है? तो यूजीसी नेट के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है और केजीएमयू के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं और ये पहला पार्ट है आपके सामने आज, और बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। और इसके दूसरा पार्ट भी आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है? हालांकि अभी इसका आंसर की नहीं आई है, ठीक है? इस क्वेश्चन पेपर का ऑफलाइन पेपर हुआ था समाजशास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं मार्च 2026 का, इस सोशियोलॉजी के आधार पे जो एमपी सेट का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? ये 4 विकल्प हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिस बच्चे ने भेजा है उस पर टिक भी मार रखा है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो गलत जवाब के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो इसलिए इसे देख कर ना करें, ठीक है? कि जहाँ पे टिक मारा है उसी को, बट आपको आना चाहिए। ध्यानपूर्वक चीज़ों को करिएगा। तो बताइए एक बार जवाब, एक फिर मैं आपको अपना जवाब बताता हूँ इसका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है? मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा। आवाज़ स्पष्ट है? जी जी सर। सर, जी सर, ओके। जी सर। तो सही विकल्प के रूप में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, मैक्स वेबर, ठीक है? परंतु मैं आपको सभी ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग। अभी हाल ही में यूजीसी नेट के बच्चों को मैं मैक्स वेबर के प्रकारवाद पर चर्चा किया हूं, और यदि आपने अच्छे से देखा होगा सन 1905 की एक इनकी पुस्तक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्रश्न देखो पूछा गया है। मैंने लास्ट टाइम में भी अभी जितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से लगभग लगभग 60% आप लोग कर चुके हैं, ठीक है? हम आपको दिखाएंगे, हालांकि सोशल वर्क का टॉपिक कवर हुआ है, फिर भी मैं इसको पढ़ाया हूँ और बताया भी हूँ। देखो, अगर मैं जीएस घुरई की बात करता हूँ, जीएस घुरई भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और इन्हें इंडियन सोशियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, जीएस घुरई को, ठीक है? और इन्होंने कास्ट, ट्रिब्यूज, कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी पर काम किया है। परंतु द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनके द्वारा किताब नहीं लिखी गई है, इसलिए इस बात को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैक्स वेबर, ये जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। कहाँ के? जर्मनी के। सन 1905 में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक सन 1905 में लिखा, और इस पुस्तक में बताया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दी है। क्या लिखा हुआ है? कि जो प्रोटेस्टेंट है वो धर्म की नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास में बढ़ावा दी है, और ये बात इसी किताब में लिखी गई है मैक्स वेबर के द्वारा। बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, पढ़ चुके हो आप लोग। कार्ल मार्क्स संघर्ष का सिद्धांत और मार्क्सवाद के लिए प्रसिद्ध विद्वान है। इन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की है और वर्ग संघर्ष की बात की है। कल की क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इनके बारे में, परंतु ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मैनिफेस्टो करके आपने पढ़ा होगा एक किताब इनकी, वो भी फेमस है 1848 की, ठीक है? बात करते हैं अल्फ्रेड सूटर्स के बारे में।
देखिए, आपने फिनोमिनोलॉजी फिनोमिनोलॉजी को प्रत्ययवाद कहा जाता है, और ये प्रत्ययवाद में अल्फ्रेड सूटज एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने सामाजिक वास्तविकता को समझाने के लिए सब्जेक्टिव मीनिंग पर विशेष बल दिया है। परंतु इस प्रश्न का विकल्प ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकारात्मक आवश्यकता की अवधारणा किसने दी है? चार विकल्प आपके ऑप्शन में है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? टालकाट, पार्सन्स। अब समझना है आपको यहां पर, ठीक है। प्रकारात्मक आवश्यकताओं की अवधारणा सवाल है, और इसके कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां नाम आता है टालकाट पार्सन्स का। और इन्हीं के अनुसार समाज को चलाने के लिए कुछ आवश्यक फंक्शंस बताए हैं। जानते हो कौन सा आवश्यक फंक्शंस हैं? चार ही आवश्यकता है। किसी को याद है चार आवश्यकता कौन कौन सी है? कोई भी बच्चा बताए अगर किसी को पता है तो। ए, जी, आई, एल। ए से एडोप्टेशंस, अनुकूल। गोल है, हाँ इंटीग्रेटेड, और ये लेटरल नहीं करके किसी का हाँ, बहुत। लेटेंसी यानी एडोप्टेशंस, अनुकूलन। जी से गोल, अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति। आई से इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, और एल से लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस भी कहते हैं हम लोग इसे। ये चार प्रकार के इन्होंने बताए हैं, और यही सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा, मेलिनोवस्की का नाम आ रहा है। देखो, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म में इनका नाम देखने को ज्यादा मिलता है। अब इन्होंने भी आवश्यकताओं के बारे में बताया है। 7 प्रकार की इनकी आवश्यकता है, इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। ये बेसिकली सामाजिक संस्थाएं जो हैं मानव की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन पर बात करते हैं। बात करते हैं मैकाइवर के बारे में। मैकाइवर ने सोसाइटी यानी सोशल और कम्युनिटी की अवधारणा को स्पष्ट किया है, और हर जगह इनका एक परिभाषा आती है, संबंध। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये बात मैकाइवर एंड पेज दोनों कंपेयर मतलब पेयर के साथ आते हैं। बट यहाँ मैकाइवर की केवल बात हो रही है, तो इनकी एक किताब थी सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस करके, और उस पुस्तक में इन्होंने बेसिकली समाज की अवधारणा को एक्सप्लेन किया था। और एक विकल्प है एमिल दुर्खिम। देखो, सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य, डिविएशन या डिवीजन ऑफ लेबर आपने पढ़ा है, श्रम विभाजन, और आपने एक शब्द देखा है सुसाइड यानी आत्महत्या। ऐसे 3-4 शब्द हैं जो बहुत ही फेमस हैं, और समाज में सामाजिक एकता का सिद्धांत भी इसी दुर्खिम ने ही दिया है। हालांकि सवाल है प्रकारात्मक आवश्यकता, तो विकल्प आपका पहला यहाँ पे सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन, पढ़ चुके हो आप लोग, कि सांस्कृतिक संपर्क की 3 अवस्थाओं के रूप में प्रकारात्मक व्याख्या दी है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक संपर्क के 3 अवस्थाओं के रूप में प्रकारात्मकता की व्याख्या दी है? तो वो है मेलिनोवस्की। अब इनके बारे में थोड़ा सुनिए। मेलिनोवस्की ने प्रकारात्मक और सांस्कृतिक कंट्रैक्ट यानी सांस्कृतिक या संपर्क का अध्ययन किया है, और सामाजिक परिवर्तन को 3 चरणों के रूप में सांस्कृतिक संपर्क में इन्होंने समझाया है। 3 शब्द इनके कौन कौन से हैं, आप इसे चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो। एक है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, आप इसे कह सकते हो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक संपर्क पहला। दूसरा इन्हीं के आता है संघर्ष, या आप इसे समायोजन का नाम भी दे सकते हैं, समायोजन। तीसरा आता है एकीकरण। 3 अवस्था है। जब 2 संस्कृतियों का पहला संपर्क होता है तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक संपर्क।
जब दोनों संस्कृतियों में टकराव या परिवर्तन की बात आती है, टकराव बनता तो संघर्ष होता है और परिवर्तन की बात होती है तो समायोजन होता है। और धीरे-धीरे नई सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसे हम लोग एकीकरण कहते हैं। तो ये 3 चरणों में सांस्कृतिक संपर्क को समझाया है और किसने समझाया है? तो याद रखिएगा मैलिनोवस्की ने समझाया है। बात करते हैं टालकाट पार्सन्स के बारे में। अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि संरचनात्मक क्रियात्मक या क्रियावाद के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। समाज को समझाने के लिए इनका बहुत ही फेमस मॉडल है AGIL मॉडल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिकली फंक्शनिज्म का सिद्धांत इन्होंने भी दिया है, जो समाज की संरचना और उनके कार्यों पर विशेष बल देते हैं, है ना। याद रखिएगा, जो उनके कार्यों और उनके कार्यों को लेकर, संरचना और उनके कार्यों को लेकर विशेष बल देते हैं, वो रेडक्लिफ ब्राउन है। दुर्खिम का नाम सोशल फैक्ट डिविएशंस ऑफ लेबर सोसाइटी पर काम किया है और इसके अलावा इन्होंने जो है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक या सामाजिक एकता पर इन्होंने विशेष बल दिया है दुर्खिम ने, है ना। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मर्टन ने पहली बार किस पुस्तक में विसंगति की अवधारणा का उल्लेख किया है? आर के मर्टन। सवाल नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। देखिए, इन्होंने बेसिकली, आपने एक पढ़ा है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ STSS करके, इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछता है ना। हालांकि आर के मर्टन के द्वारा अगर हम बात करते हैं, रॉबर्ट के मर्टन, ये किताब सन 1949 में लिखा था इन्होंने, है ना। और इस किताब में विसंगति का मतलब होता है प्रतिमानहीनता, एक प्रकार से इसको बोलते हैं, है ना, या इसी को एनोमी थ्योरी का नाम भी दिया जाता है इसी कॉन्सेप्ट का। और यही कॉन्सेप्ट बेसिकली सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दिया गया था। तो मर्टन ने, याद रखिएगा, इसी किताब में 5 मॉडल्स बताए हैं, ठीक है, और वो 5 मॉडल्स ऑफ एडॉप्टेशंस के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से 5 मॉडल हैं, परीक्षा में आपसे देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। मर्टन के द्वारा मॉडल्स दिए गए हैं, ठीक है, कब? 1949 में, ठीक है। पहला ध्यान रखेंगे, अनुरूपता बोला जाता है ना, अनुरूपता। दूसरा नवाचार, ठीक है। तीसरा अनुष्ठानवाद, ठीक है। चौथा पलायनवाद, ठीक है। पांचवा विद्रोह। ये 5 प्रकार की बेसिकली, या आप कह सकते हो कि मर्टन ने 5 मॉडल्स ऑफ एडॉप्टेशंस बताए हैं। ये क्रम में लिखे गए हैं। आपके यूजीसी नेट में पूछता है कि क्रम लगाइए या इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे आप देखिए, यहाँ पर एक और शब्द यहाँ पर आपके सामने, पहले विकल्प में अगर हम लोग जाते हैं तो द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस है। इस पुस्तक में मर्टन ने साइंस की सामाजिक संरचना और साइंटिफिक मानदंड पर चर्चा किया है। ये भी किताब मर्टन की है, ठीक है, परंतु इस किताब में चर्चा की बात करते हैं तो विसंगति की बात नहीं हुई है। यहाँ तो बात हुई है सामाजिक संरचना को लेकर और वैज्ञानिक मानदंड को लेकर। बात करते हैं सोशियोलॉजिकल एम्बी बैलेंस के। इसमें देखो, मर्टन ने, ये भी मर्टन किताब है, इस किताब में मर्टन ने सामाजिक स्थिति में विरोध की भावनाओं को समझाया है। विरोध की जो भावनाएं होती हैं उनको समझाया गया है, ठीक है। तीसरा विकल्प मैंने आपको बता दिया है। चौथे पे बात कर लेते हैं, द फोकस्ड इंटरव्यू। ये पुस्तक रिसर्च मेथड से संबंधित है ना भाई। और फोकस्ड इंटरव्यू टेक्निक बताई गई है इस पुस्तक में, ठीक है। एनोमी या प्रतिमानहीनता या विसंगति के जो 5 प्रकार हैं वो इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सही विकल्प के रूप में इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये बात सत्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। फिर चलो फिर
सवाल देखिए और इसका जवाब बताइए मुझे। सवाल क्या कहता है, अल्फ्रेड सूटर्स ने, ठीक है, अल्फ्रेड सूटर्स ने किस देश के निवासी थे? ये पूछा गया किस देश के निवासी थे, ठीक है। तो ये हैं बेसिकली यूएसए के। कहाँ के हैं बताइए? ये हैं यूएस, यूएसए की। हाँ, ठीक है, यूएसए के, ठीक है। इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फेमस इंग्लैंड के विद्वान हैं हर्बर्ट स्पेंसर। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, मैंने कई बार बोल रखा है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर, है ना? इनका नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। यहाँ बच्चे ने जर्मनी लगाया। जर्मनी का जो सबसे फेमस पर्सन है वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स हैं जर्मनी के, और मैक्स वेबर भी है, मैक्स वेबर भी हैं, और मैक्स वेबर के अलावा एक विद्वान अल्फ्रेड सूटर्स का भी नाम आता है इसमें, है ना? अल्फ्रेड सूटर्स का भी नाम आता है। तो ये जर्मनी के 3 विद्वान बहुत फेमस है, तीनों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड का हर्बर्ट स्पेंसर इंपॉर्टेंट है, और अल्फ्रेड सूटर्स भी यहाँ पे देखो लगाया भाई। अच्छा ये भी देखो यूएसए का भी, यहाँ बेसिकली यूएसए का मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 55 में, ठीक है। नहीं नहीं, अल्फ्रेड सूटर्स नहीं है, जर्मनी के नहीं है, इनको इनको लगाइए यूएसए में, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए जर्मनी से, ठीक है। और स्पेन की बात करते हैं, स्पेन के सबसे फेमस पर्सन कौन है? स्पेन के बेसिकली कई दार्शनिक लोग हैं, है ना? स्पेन के दार्शनिक लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इंग्लैंड के जो फेमस पर्सन है हर्बर्ट स्पेंसर, जर्मनी के फेमस पर्सन कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर, यूएसए के फेमस व्यक्ति अल्फ्रेड सूटर्स, ठीक है। और दार्शनिक लोगों का नाम याद रख के चलिएगा, स्पेन से ज्यादातर बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए एक बार, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे विकल्प दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, जवाब भी देते रहिए, आप लोग बहुत कम जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, एक बार प्लीज अपने भी विचार राय व्यक्त किया करें। क्या सही जवाब होगा? निम्नलिखित में से दुर्खिम के धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही विकल्प क्या होना चाहिए? बी सर। नहीं, यहाँ देखो बी विकल्प गलत है, व्यक्तित्व की अवधारणा पर ऑप्शन सी सही लग रहा है। ये गलत जवाब है। देखिए ऑप्शन सी। व्यक्तित्व से जुड़ा तो है, और व्यक्तित्व शब्द जहां जुड़ जाता है तो आपके मस्तिष्क में एक बात आना चाहिए कि इसका प्रयोग अधिकतर होता कहाँ पे है? मनोविज्ञान में, है ना? कहाँ पे होता है? मनोविज्ञान में। तो इसलिए बी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं ए। तो दुर्खिम ने, देखो आपने सुना होगा पवित्र और अपवित्र शब्द, पवित्र और साधारण के बीच अंतर पर देखो, ध्यान से सुनिएगा। दुर्खिम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सन 1912 में, याद आ रहा है मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ? 1912 की किताब का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ। देख लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके। तो 1912 में इस किताब में धर्म को समझाया था, और उन्हीं के अनुसार बताया गया कि पवित्र और अपवित्र, अपवित्र को दूसरा नाम है सामान्य, तीसरा नाम है साधारण भी, ठीक है। चीजों के बीच में अंतर पर बताया था। पवित्र बेसिकली विशेष और धार्मिक चीजों को बताता है, वो पवित्र है। और साधारण और सामान्य का मतलब होता है जो रोजमर्रा की चीजें हैं, है ना, या जो सामान्य बातें या गतिविधियां होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो इसलिए दुर्खिम के धर्म का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो पवित्र और साधारण के बीच के अंतर पर है। और ये द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ की जो किताब है 1912 की, धर्म के बारे में, वहीं पर ये बताया गया है पहले विकल्प के बारे में, ठीक है। अब देखिए रिफरेंस ग्रुप है, यानी संदर्भ समूह की अवधारणा पर अगर हम बात करते हैं, इसकी अवधारणा में ना नाम याद रखिएगा, एक नाम आएगा मर्टन का, ठीक है, आर के मर्टन का, और दूसरा एक नाम आता है हर्बर्ट हाइमन का, ठीक है। ये इन दो लोगों का, और जो है रॉबर्ट आर मर्टन एंड हाइमन, ये दो विद्वानों का नाम संदर्भ समूह की अवधारणा में देखने से मिलता है हम लोगों को, ठीक है।
और उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बेसिकली ऑप्शन ही नहीं है, तो सही विकल्प आपका पहला होगा। अभी अभी आपने हाल में ही पढ़ा है मर्टन के प्रकार इस शब्द के बारे में, है ना? फिर भी मैं आपके यहाँ पे जानने का प्रयास करूंगा कि आप मुझे बताएं, है ना, कि मर्टन ने पाँच। प्रकार ये शब्द को कितने अर्थों में बांटा है या कितने भागों में डिवाइड किया है। चलिए, किसी बच्चे ने जवाब भी दिया यहाँ पे 5, है ना? ये अवधारणा रॉबर्ट मर्टन की प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसी में, है ना, इसी में चीज़ों को बेसिकली इन्होंने स्पष्टीकरण के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा देखो, मैं बताऊँ आपको, पहले तो इन्होंने बेसिकली पब्लिक गैदरिंग के बारे में बताया था, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो था, इन्होंने फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में बताया था, यानी जो व्यवसाय है उसकी क्रिया को लेकर, यानी काम या कर्तव्य को लेकर। तीसरा, इन्होंने एक्टिविटीज से रिलेट कराया था। मैं आपको यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, आप आसानी से। पहला जो होगा वो सामाजिक कार्यक्रम रख लीजिएगा, सामाजिक कार्यक्रम। और दूसरा आप नोट कर लीजिएगा काम व कर्तव्य, ठीक है। और तीसरा आप नोट कर लीजिएगा गतिविधि, ठीक है। और चौथा आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने चर का मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक वेरिएबल का दूसरे से संबंध, ठीक है, मतलब दूसरे से संबंध। और ध्यान रखिएगा दूसरे से संबंध किस रूप में, वेरिएबल के रूप में, चर के रूप में, ठीक है, चर के रूप में। और पांचवा एक इन्हीं का था बेसिकली सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। ये 5 शब्दों के बारे में प्रकार इस शब्द को बेसिकली इतने अर्थों में समझाया है। प्रकार का मतलब क्या होता है, 5 प्रकार से इन्होंने समझाया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये सवाल? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। जी सर। चलो, अब बात करते हैं एक और सवाल को लेकर। क्वेश्चन नंबर 58। 58 को ध्यान से सीखिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे प्रकारवाद का जनक माना जाता है। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, आप बता भी देंगे। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, प्लीज एक बार जवाब बताएं। ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हो आप लोग? ये सर, हाँ, ये होगा सर। ऑप्शन सी। हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मैं अगर आप ऑप्शन सी। रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, देखो यहाँ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले ऑप्शन की तरफ हर्बर्ट स्पेंसर। देखो, हर्बर्ट स्पेंसर सोशल इवैल्यूएशन के, ठीक है, जनक हैं और समाज को जीवित शरीर की तरह बेसिकली इन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। आर के मर्टन की बात करते हैं तो देखो, आर के मर्टन बेसिकली संरचनात्मक क्रियावाद को आगे विकसित किया था। इनके में 2 शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी 3 शब्द याद होगा आपको। मैनिफेस्ट फंक्शन यानी प्रत्यक्ष, लेटेंट यानी अप्रत्यक्ष फंक्शन, और तीसरा डिस फंक्शंस यानी दुष्क्रिया, ठीक है, दुष्क्रिया। तो 3 शब्दों के बारे में आर के मर्टन का नाम वहां पर मिलता है। यहाँ प्रकारवाद के जनक ये नहीं है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेलिनोवस्की को, ठीक है। समाज की सभी संस्थाएं मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, है ना। तो ये विकल्प आपको सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं ये, है ना, मनोविज्ञान क्रियावाद के नाम से भी ये जाने जाते हैं मेलिनोवस्की। और रेडक्लिफ ब्राउन की बात करते हैं तो ये देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक क्रियावाद को विकसित किया है और समाज की संरचना और उसके कार्यों पर विशेष बल दिया है, ना कि रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन होंगे। यहाँ पर सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी वाला विकल्प सही होगा। किस विद्वान के अनुसार उत्तर संरचनावाद का आधार ज्ञान की शक्ति है? चला जवाब बताएं। बताएं। क्या होना चाहिए भाई?
मैं बताऊं? जी देखिए, विलियम बोगार्ड का नाम आ रहा है। ठीक है, बोगार्ड ने, अगर हम आपसे बात करते हैं तो इन्होंने, अगर हम चर्चा करें तो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी पर काम किया है, ज्ञान की शक्ति पर काम नहीं किया इन्होंने। और लियोटार्ड की बात करते हैं, जीन लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्न के विचारक हैं, लियोटार्ड, है ना। लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जिसको आप बोलते हो उत्तर आधुनिकता की स्थिति या अवस्था, है ना, इन्होंने इस पे चर्चा किया है, ना कि लियोटार्ड का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं माइकल फोगाट के बारे में। माइकल फोगाट का नाम अगर हम चर्चा करेंगे, या इन्हीं को बेसिकली मिसेल्स फूको के नाम से भी जाना जाता है, और पावर नॉलेज यानी ज्ञान और शक्ति का संबंध की अवधारणा इन्होंने दिया है, और कहा है कि ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और समाज में शक्ति ज्ञान के माध्यम से काम करती है। समाज में जो बेसिकली पावर होती है वो ज्ञान के माध्यम से काम करती है। अब विकल्प आपका यही सही है, तीसरा वाला। बात करते हैं मेलिनोवस्की का, तो मेलिनोवस्की तो आपको भलीभांति तरीके से पता है, अभी भी मैंने ऊपर चर्चा भी आप लोगों से किया है ना, तो यहाँ पर ये मेलिनोवस्की का नाम नहीं मिलेगा। उत्तर संरचनावाद के आधार पे ज्ञान की शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, बताएं 60 का सही विकल्प क्या होगा? बी। ओके, कौन सी विचारधारा उत्तर आधुनिक समाज की समस्याओं पर विचार करती है ना। और यदि आपने कहा उत्तर आधुनिकतावाद तो आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। अब देखो, आधुनिकतावाद क्या होता है कि आधुनिक समाज को आधुनिकता की समस्या पर बेसिकली केंद्रित होती है कि नहीं, जो वर्तमान में है, तर्क विज्ञान और प्रगति पर आधारित होती है। तर्क और विज्ञान पर प्रगति पर आधारित है, तो क्या है? आधुनिकतावाद। कल किसी बच्चे ने लास्ट टाइम में पूछा भी था कि सर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में अंतर बता दीजिए, है ना। तो मैंने तर्क विज्ञान प्रगति का चीजें बताया था, वहां आधुनिकता बन जाती है। और उत्तर आधुनिकता क्या होता है कि इसमें देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, समस्याओं का अध्ययन होता है। यहाँ पर अनुभव पर चीजें होती हैं, व्यवहारगत क्रियाओं पर चीजें होती हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शंस के रूप में अगर हम जिक्र करेंगे तो विकल्प यहाँ पर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। और देखो, इसमें कई विद्वानों के नाम भी आते हैं, मैंने कल बताया भी था आप लोगों से, लियोटार्ड का नाम भी आता है, जीन जो है बोल्ड्रिल का भी नाम आता है, माइकल जो है फूको का भी नाम इसमें देखने को मिलता है ना, और विद्वानों के नाम भी देखने को मिलते हैं। संरचनावाद बेसिकली नहीं यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यह विचारधारा समाज और संस्कृति की संरचना को समझाने पर जोर देता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। और उत्तर संरचनावाद तो होगा ही नहीं, है ना। मतलब ये बेसिकली भाषा शक्ति ज्ञान का संबंध बेसिकली जोड़ता है उत्तर संरचनावाद। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का। चलिए अगला सवाल बताइए, ज्ञान मीमांसा क्या है? ये तो आसान है। ओके, ज्ञान मीमांसा बेसिकली यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो देखिए, दैनिक जीवन का अध्ययन, ठीक है, रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बेसिकली अगर हम कहें तो ज्ञान मीमांसा में किया जा सकता है। और ये अवधारणा हैरोल्ड गर्फिकेल से जुड़ा हुआ है ना, गर्फिकेल से। तो सही विकल्प आपका ये होगा, ठीक है। और यह स्टडी ऑफ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के अध्ययन। तो इंटरव्यू सामाजिक शोध के लिए डेटा कलेक्ट करता है, एक प्रकार की टेक्निक हो जाती है इसमें, ठीक है। और समाजशास्त्र का अध्ययन, समाजशास्त्र का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है एक प्रकार से, है ना। और ज्ञान का अध्ययन या स्टडी ऑफ नॉलेज दर्शन शास्त्र की भाषा है।
ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ना, उनको रिलेट कराता है ये। तो सही ऑप्शंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल। यह शब्दावली है कि जिसका प्रयोग प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से ये किया जाता है तो सामाजिक विज्ञान पर हावी है। तो इसमें शोधार्थी सामाजिक क्रिया के विषय परक अनुभव का ग्रहण करता है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर बी, यथार्थवाद। आप कह रहे हैं बी, यथार्थवाद। और भी कोई बालक? सवाल ऑप्शन ए। यहाँ लगता है हाँ लिखा हुआ ना, प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा का वर्णन करने के लिए, और वर्णन करते कहाँ पर है? व्याख्यावाद में, है ना। तो शोधकर्ता लोगों के सब्जेक्टिव मीनिंग और अनुभवों को समझाने की कोशिश करता है, है ना। और फेमस पर्सन इसमें मैक्स वेबर है ना, मैक्स वेबर। यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद के अनुसार वास्तविकता मानव सोच से स्वतंत्र रूप से महसूस होता है, और यही दृष्टिकोण सामाजिक वास्तविकता की ऑब्जेक्टिव एक्सटेंस पर विशेष बल देता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, जो है सकारात्मक शब्द है। यहाँ दैनिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, सकारात्मकता पर। और देखो, निर्माणवाद और संरचनात्मकवाद, ठीक है, निर्माणवाद और संरचनात्मकवाद के अनुसार सामाजिक वास्तविकता मानव की सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क साथ में क्या कहलाते हैं? तर्क के साथ में क्या कहलाते हैं, बताइए। बी सही है सर। थ्योरी। ओके, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सुनिए। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के साथ बेसिकली, है ना, देखिए अपहरणात्मक क्या होता है? सुनना। देखो, पहले अगर विकल्प की बात करता हूं सैंपल को लेकर, तो सैंपल का मतलब होता है जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन का एक छोटा प्रतिनिधि भाग, वो होता है सैंपल, है ना। सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी, सामाजिक घटनाओं को समझाने के लिए सिद्धांत की व्याख्या होती है। लेकिन बात है आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, और इस तर्क में अगर हम आपसे चर्चा करें, ठीक है, तो आएगा आपका अपहरणात्मक, ठीक है, सिद्धांत। और त्रिभुजीकरण क्या होता है? त्रिभुजीकरण में एक ही समस्या के अध्ययन के लिए कई मेथड, है ना, या डेटा सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुजीकरण नहीं होगा यहाँ पे, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चौथा। ये सिद्धांत के निर्माण खंड के, ये सिद्धांत के निर्माण खंड है, और ये जो है, ठीक है, ये वे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द सामाजिक शोध किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? परिकल्पना डी। ओके, ऑप्शन बी लग रहा है, तब होते हो कुछ। लग रहा है सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। अवधारणा, ये वे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द सामाजिक शोध का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट है, किसी भी थ्योरी का मूल आधार
बिल्ड करना है तो ब्लॉक के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा पहला, सोशल, क्लास, स्टेटस, है ना, और रूल, कल्चर, है ना, इत्यादि शब्द इसमें आ जाते हैं। अवधारणा में फैक्ट की बात करते हैं, सत्य और वास्तविक घटना को दर्शाता है। मूल्य की बात करते हैं, नैतिक मान्यताओं और आदर्शों के रूप में रिप्रेजेंट होता है ये, तो समाज के व्यवहार को प्रभावित करता है ये, ठीक है। और एक होता है इसी में परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, परीक्षण किया जाता है, रिसर्च में कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया जाता है, और इसमें एक प्रकार से टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस में, है ना। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा, पहला विकल्प सही होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 65। बताएं एक बार, क्या विकल्प होना चाहिए इस प्रश्न का? सर बी। ऑप्शन ए लग रहा है, सूचक होते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए लग रहा है, ओके। बी सर। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। इस प्रश्न में अगर आप देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक सूचित अनुमान है ना, और ब्लाइकी और प्रीस्ट के अनुसार यह अनुमानता उन प्रश्नों के उत्तर देता है जो शोध के प्रश्नों जैसे क्यों और कैसे से जुड़ जाते हैं या उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ विकल्प होगा आपका हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। देखिए पहला जो ऑप्शन है इंडिकेटर, सूचक कहते हैं, और सूचक किसी कॉन्सेप्ट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, ये अवलोकन से सामान्य निष्कर्ष निकालता है, अवलोकन से सामान्य निष्कर्ष निकालता है आगमनात्मक तर्क, इसलिए ये भी नहीं होगा। और जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब है पूरी टारगेट ग्रुप जिस पर रिसर्च कर रहा है, वो जनसंख्या। हालांकि यहाँ अगर मैं हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं तो यह एक अस्थायी पैटर्न के रूप में जाना भी जाता है, और रिसर्च क्वेश्चन में व्हाई और हाउ को समझाने के लिए हम लोग परिकल्पना का प्रयोग करते हैं। बाद में डेटा और रिसर्च मेथड से टेस्ट भी करते हैं, इसलिए अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होना है। आपका यही करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि सर्वेक्षण के मुख्य दो रूप कौन से हैं, बताइए। ऑप्शन ए, साक्षात्कार और प्रश्नावली। ऑप्शन यही चाहिए इसमें। ऑप्शन ए आप कह रहे हैं, तो आपने सही बताया, इंटरव्यू एंड क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं प्रश्नावली। देखिए इंटरव्यू प्रत्यक्ष बेसिकली क्या होता है, प्रश्न पूछाता है ना। इसके कई टाइप होते हैं, जैसे एक संरचनात्मक साक्षात्कार होता है, एक अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार होता है, और एक असंरचनात्मक साक्षात्कार होता है, जो बेसिकली प्रत्यक्ष प्रश्नों उत्तर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो होता है साक्षात्कार। प्रश्नावली की बात करते हैं। प्रश्नावली क्या है? लिखित प्रश्नों के माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रश्नावली कहते हैं।
ये दोनों ही सामाजिक शोध में सर्वे का या सर्वेक्षण का आधार होता है। ऑप्शन पहला सही है। देखो, एथनोग्राफी मतलब नृवंश विज्ञान, किसी समुदाय का गहन या लंबी अवधि का अध्ययन करते हो तो उसे नृवंश विज्ञान कहेंगे। अब देखिए, सूक्ष्म नृवंश विज्ञान, छोटी या कोई स्पेसिफिक ग्रुप या स्टडी करते हो तो उसे सूक्ष्म नृवंश विज्ञान कहते हैं। केंद्रित समूह और अवलोकन कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो फोकस्ड ग्रुप होता है या जो केंद्रीय समूह होता है, वो समूह चर्चा के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है, समूह चर्चा के माध्यम से। और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन मतलब व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। ठीक है। और आगे आता है वर्णनात्मक एवं खोजपूर्ण। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? ये सर्वे के उद्देश्य यानी पर्पस को दिखाता है। सर्वे का फॉर्म नहीं है ये, बल्कि ये टाइप ऑफ स्टडी है। तो इसलिए ऑप्शन जो जाना चाहिए वो विकल्प में आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आसान सवाल है, रिसर्च का सवाल है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिल भी सकता है, मे बी। ठीक है, तो एक बार बताएं इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध विशेषता नहीं है? कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है? देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं पहले ऑप्शन की, कहता है गुणात्मक शोध उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। निदर्शन का मतलब क्या होता है? सैंपल पर आधारित होता है। देखो, पर्पसिव या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन अक्सर क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण सैंपल को अक्सर क्वालिटेटिव में रिसर्च में यूज होता है, ना कि क्वांटिटी में। इसलिए ये तो यही गलत हो गया, इसमें नियम नहीं माना जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में लचीलापन जो सैंपल होता है या जो थ्योरेटिकल सैंपल होता है या जो आप स्नोबॉल सैंपलिंग देखते हो, वो सब क्वालिटेटिव के अंतर्गत आते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, गुणात्मक शोध की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है, बात सत्य है। गुणात्मक शोध की अगर हम बात करते हैं उसकी फीचर को लेकर, तो गुणात्मक रिसर्च अक्सर स्पेसिफिक कोई कॉन्टेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो या कोई ग्रुप हो तो उस पर केंद्रित होता है। ये खासकर किसी समुदाय में डिटेल अगर आपको यह स्टडी करनी पड़ती है, किसी कम्युनिटी में डिटेल इंफॉर्मेशन अगर लेनी पड़ती है तो हम इसका यूज करते हैं, इसलिए ये बात सत्य है। पूछा है गुणात्मक शोध की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है। तीसरा आता है गुणात्मक शोध में मौखिक विधि से तथ्य संकलित किया जाता है। सही बात है भाई। देखो, गुणात्मक विधि में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ठीक है, अवलोकन के माध्यम से वर्बल डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये बात सही है। सवाल पूछा है गुणात्मक शोध में कौन सा विधि या कौन सी विशेषता नहीं है। गुणात्मक शोध की जांच प्रक्रिया उन्मुख होती है ना। गुणात्मक शोध में प्रोसेस फोकस्ड होता है, ना कि आउटकम फोकस्ड होता है। प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया उन्मुख होता है, ये इसी पर बेस्ड ही होता है, ये आउटकम्स पर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य है सामाजिक प्रक्रिया और मीनिंग को समझना, इसलिए ये भी सही है। सवाल पूछा है गुणात्मक शोध नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर पहला नहीं है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पर आधारित नहीं होता है, ये बात सही है ना। उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि ये जो बेसिकली क्वालिटेटिव होता है वो फ्लेक्सिबल सैंपलिंग को दर्शाता है, स्नोबॉल को दर्शाता है ना, उसको दर्शाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। पर्पस सैंपलिंग के अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होता है, परंतु नियम नहीं माना जाता है इसका। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है। अगला सवाल,
चलिए अगला सवाल देखिए, आसान सवाल है, प्लीज आप इसका जवाब बताएं एक बार कि करेक्ट जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, बताएं। ऑप्शन बताएं भाई प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा चर एक प्रकार का नहीं है, वेरिएबल नहीं है? आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको मापन के बारे में पढ़ाया होगा। एक देखो नाम मात्र होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक अंतराल होता है भाई, एक होता है नॉमिनल, नामित जिसको बोलते हो, क्रमित जिसको बोलते हो, अंतराल बोलते हो, और एक क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात। हाँ, किसने दिया है ये? स्टीवेंस ने दिया है। किसने दिया है ये? स्टीवेंस दिया है। क्या दिया है ये? स्टूडेंट। हाँ, मापन के प्रकार दिए हैं, है ना। परंतु इस मापन में कौन सा वेरिएबल का एक प्रकार नहीं है? तो वो होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही जवाब। अरे भाई, होल नंबर केवल न्यूमेरिक वैल्यू जो वैल्यूज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये कोई वेरिएबल टाइप नहीं होता है कि नहीं। इसलिए आपका यहाँ ये विकल्प जो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये सही माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि प्रसरण विश्लेषण एनेवा का क्या तात्पर्य होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहने का भाव है एनोवा का पूरा नाम, और एनेवा का पूरा नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे वेरिएंस, ऑप्शन नंबर सी, नहीं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस होगा, वेरिएबल नहीं। देखो, एनालिसिस ऑफ, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है गति। क्या होता है इसका मतलब? गति। और एनेवा का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, देखिए वेरिएबल का अध्ययन कोई स्टैटिकल मेथड हो सकता है, कोई स्टैटिकल मेथड हो सकता है, परंतु एनोवा का नाम नहीं दर्शाता है ये। ठीक है, एनोवा का वेरिएबल्स में नहीं, वेरिएबल बेसिकली स्टैटिकल का अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जब सांख्यिकी पढ़ते हैं तो उनमें वो शब्द यूज आता है, उनमें यूज करते हैं। लेकिन एनोवा का स्टैटिकल टेक्निक में अगर हम बात करते हैं, स्टैटिकल टेक्निक में बात करते हैं, तो एनोवा का संबंध बेसिकली बताता है कि दो या दो से अधिक कोई ग्रुप है, तो उन दो या दो से अधिक ग्रुपों के बीच में, ठीक है, जो अंतर है उसकी मीनिंग का, ठीक है, उनके मीनिंग के अंतरों को जांचा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी विद्यालय के 3 क्लासेस के स्टूडेंट ले लीजिए, 3 क्लास के स्टूडेंट, लाइक 7th 8th एंड 9th, ठीक है, 3 क्लास आपने ले लिया। अब उन तीनों क्लासों के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स का आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। तो जब कंपेयर कर रहे हो तो उसे वेरिएंस कहा जाता है, उसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है, ऐसी कंडीशंस को। अब आगे आता है कि एनालिसिस ऑफ विस्कोसिटी। देखो, विस्कोसिटी तरल की चिपचिपाहट को बोला जाता है, तरल चीजों को चिपचिपाहट को बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, और एनेवा से इसका कोई संबंध है ही नहीं, पहली बात, तो इसलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए और केवल ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करिए, यही विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी देखा जाए या केजीएमयू की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दोनों में ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसर्च का है, सोशल वर्क भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, शोध की वैक्तिक अध्ययन विधि में निम्नलिखित में से किन तरीकों का उपयोग तथ्य संकलन हेतु किया जाता है? अच्छा सवाल है। साक्षात्कार विधि बिल्कुल सही है। अच्छा, अवलोकन विधि ये सभी सही हो जाएगा, समूह केंद्रित चर्चा भी सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे, है ना।
जैसे देखो केस या स्टडी की बात करता हूं मैं। केस या स्टडी में इंडिविजुअल या ग्रुप की जानकारी लेने के लिए इंटरव्यू का प्रयोग हो सकता है। भाई सवाल तो यही पूछ रहा है ना, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती क्या है? केस या स्टडी तो होती है। उस केस या स्टडी में इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, उनकी जानकारी इंटरव्यू से ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अवलोकन विधि क्या होता है? अवलोकन विधि केस या स्टडी में व्यवहार और घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। कोई व्यवहार आप कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं देख के कर रहा हूँ, अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, और ये व्यक्तिगत अध्ययन में हो सकता है। अच्छा, समूह केंद्रित चर्चा विधि में क्या होता है? फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन मेथड में ये केस या स्टडी में मल्टीपल लोगों के विचारों के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हो। मल्टीपल विचारों के लिए या मल्टीपल लोगों की जो विचार आप जानना चाहते हो, लोग, उसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो प्रयुक्त हैं वो सभी के सभी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। सही ऑप्शंस ऑप्शन नंबर डी होगा। पीरे बोर्डियो, अच्छा क्वेश्चन है पीरो बोर्डियो के बारे में। जरा जवाब बताइए, इसका करेक्ट विकल्प क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 71 है। ठीक है, इनके द्वारा एक किताब आई सांस्कृतिक पियरे बोर्डियो के द्वारा अपनी सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा में निम्नलिखित या निम्नांकित में से क्या सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित तो बेसिकली ज्ञान, कौशल और शिक्षा को किया है। ठीक है, ये सही है। देखो आर्थिक संसाधन में ये आता नहीं है, पहली बात। सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है। सोशल कैपिटल का हिस्सा है सोशल नेटवर्क की बात करते हैं तो सोशल कैपिटल का हिस्सा है, क्योंकि सोशल कैपिटल की तो बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो हिस्सा है, लेकिन कल्चर कैपिटल से अलग है। ठीक है भाई। और ये जो आप देख रहे हो नॉलेज, स्किल एंड एजुकेशन, ये कल्चरल कैपिटल में ज्ञान, कौशल, शिक्षा शामिल है। बोर्डियो ने कहा भी है कि जो कल्चर कैपिटल है वो व्यक्ति को समाज में स्टेटस और पहचान दिलाने में मदद करता है, और ये बात सत्य है ना। पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, देखो पॉलिटिकल पावर ये पावर से संबंधित है। पहली बात, यहाँ तो पूंजी से कोई मतलब ही नहीं बनेगा, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर केवल आपका सी विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसने सुपर ऑर्गेनिक शब्द का, ठीक है, सुपर ऑर्गेनिक शब्द का समाजशास्त्रीय साहित्य से परिचित कराया है? वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, सुपर ऑर्गेनिक जो शब्द है, सुपर ऑर्गेनिक शब्द हर्बर्ट स्पेंसर का है। मैंने अभी आपके इस पेपर को सॉल्व जब शुरुआत में करवा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया भी था हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी। थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें पता चलेगी। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ लुइस हेनरी मॉर्गन के बारे में। लुइस हेनरी मॉर्गन बेसिकली रिश्तेदारी और सामाजिक मूल्यांकन के सिद्धांत को देते हैं। ठीक है भाई, पहली बात। मेलिनोवस्की ये क्रियात्मक और सांस्कृतिक आवश्यकता की अवधारणा में इनका नाम आता है, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होंगे। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर सही जवाब है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवित, है ना, ऑर्गेनिक शब्दों को लेकर रिप्रेजेंट किया है। तो सुपर ऑर्गेनिक शब्द का उपयोग सोसाइटी यानी समाज यानी सोशल के उन पहलुओं के लिए किया जाता है जो इंडिविजुअल बायोलॉजिकल एक्सटेंस के ऊपर होते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बेसिकली समाजशास्त्र में सुपर ऑर्गेनिक के अंतर्गत देखने को मिला है। ये विकल्प आपका सही है। बात करते हैं टाइलर यानी एडवर्ड बर्नेट टाइलर, इनका पूरा नाम है। टाइलर ने एंथ्रोपोलॉजी और कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर की परिभाषा दी है, ना कि सुपर ऑर्गेनिक का परिचय दिया है। तो इसलिए केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए 73 कहता है मैक्स वेबर ने सामाजिक पिंजरे की अवधारणा में स्पष्ट किया कि आधुनिक समाजों में व्यक्ति निम्नांकित में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैक्स वेबर
के द्वारा ये बेसिकली आधुनिक समाज में व्यक्ति किसके द्वारा फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक पिंजरे शब्द यूज किया है। मैं अगर पहले विकल्प को लेता हूं, अपने सामाजिक वर्ग में, अपने सामाजिक वर्ग में सोशल क्लास, समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये शब्द मैक्स वेबर के द्वारा बेसिकली ब्यूरोक्रेसी शब्द पढ़ेंगे, नौकरशाही शब्द वहां आपको मिलेगा, तो उस क्रिया में सामाजिक वर्ग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैक्स वेबर के जो सामाजिक पिंजरे हैं वो शब्द इसके अंतर्गत नहीं रिप्रेजेंट होंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप सभी लोग, टी होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ये शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही का शब्द जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है वो अलग पैटर्न बनाता है, वो सामाजिक पिंजरे को दर्शाता है, सामाजिक वर्ग को नहीं दर्शाता है। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में, कहने का मतलब अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में वेबर ने ये बात बताया है कि ट्रेडिशनल जो है अथॉरिटी, मतलब पारंपरिक प्राधिकरण और कल्चरल मानदंड पर चर्चा किया है इसने, ठीक है। तो ये इसका मुख्य जो बेसिकली फोकस है वो रेशनलाइजेशन है, यानी पारंपरिक चीज़ों पर है, दर्शाया गया है। और पारंपरिक चीज़ें वो होती हैं जो कल्चरल चीज़ों को दर्शाती है, ठीक है, वहाँ पर वो शब्द को दर्शाया जाएगा। परंतु सामाजिक पिंजरे की अवधारणा में आधुनिक समाज के व्यक्ति में जो फंसा हुआ है उसे सांस्कृतिक परंपरा नहीं कह सकते, वो तो ट्रांसफर होती रहती है ना, वो जाहिर सी बात है, कल्चर्स वगैरह, तो इसलिए इसको आप इसमें डाल नहीं सकते, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, नौकरशाही के नियमों और युक्तिकरण के प्रक्रियाओं में, ये थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा क्या पूरा सही है ये। मैक्स वेबर ने ये बात बताया है कि आधुनिक समाज में लोग ब्यूरोक्रेसी और नियमों, मतलब नौकरशाही और नियमों की जंजीरों में फंस जाते हैं, जंजीरों में फंस जाते हैं, और ये बात सत्य है। समाज की गतिविधियाँ, ठीक है, एफिशिएंसी यानी अपेक्षाएं और उसका कैलकुलेशन यानी गणना के अनुसार चीज़ें जो है चलती हैं, ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया को आयरन केज भी कहा जाता है, इसी प्रतिक्रिया को आयरन केज कहा जाता है, आयरन केज, ठीक है, आयरन, ठीक है, केज, ये शब्द ध्यान रखिएगा। इसी को ही सामाजिक पिंजरे के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। और अपने व्यक्तिगत मान्यताओं में गलत जवाब हो जाएगा, अपने व्यक्तिगत मामलों में बेसिकली व्यक्ति की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। चलिए बताइए 74 का क्या विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जवाब बताएं। डी। समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से किसने मुख्य परिस्थिति पद, है ना, मुख्य परिस्थिति पद, ठीक है, की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शन में अगर देखो यहाँ पर मुख्य परिस्थिति पद का अवधारणा की बात हो रही है, तो जो एवरेस्ट ह्यूसेस शब्द है यहाँ पे, ठीक है, मेरा कहने का भाव देखिए यहाँ पे, अगर मैं दुर्खिम को लेता हूँ, दुर्खिम आप जानते हो सोशल फैक्ट, डिविएशंस ऑफ लेबर एंड सोसाइटी पर काम किया है, ये बात तो सही है, इसलिए ये नहीं है। टालकाट पार्सन्स की बात करता हूँ, AGIL मॉडल की बात करते हैं, है कि नहीं, मास्टर स्टेटस टर्म का यूज भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी शब्द नहीं बनेगा। SF नडेल की बात करता हूँ, तो नडेल का नाम आपने सुना होगा, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और किनशिप स्टडी में उनमें योगदान उन्होंने दिया है, तो इसलिए यहाँ पे मुख्य परिस्थिति पद पर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मास्टर स्टेटस का मतलब होता है मुख्य परिस्थिति, इसका कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करने वाला कोई विद्वान है तो वो है एवरेस्ट ह्यूजेस। व्यक्ति का ऐसा मुख्य सामाजिक दर्जा जो उसकी सभी या अन्य जो सामाजिक भूमिका है उसकी पहचान को प्रभावित करती है, ऐसा स्टेटमेंट में, अगर मैं बात करूँ समाजशास्त्र में, स्टेटमेंट में नाम देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ आपको, यहाँ इस चीज़ को और अच्छे समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ है और मान लीजिए लोकोमोटो डिसेबिलिटी है, लोकोमोटो का मतलब होता है कि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है, या आप मान लीजिए वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, या मान लीजिए CEO का पद, उसका जो
पार्ट दर्शाता है वो उसका पार्ट दर्शाता है मास्टर स्टेटस दर्शाता है, मतलब सामाजिक भूमिका उसकी पहचान उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है? उसकी सामाजिक भूमिका जो है, ठीक है, उसकी पहचान को प्रभावित कर रही है। किसी व्यक्ति के लिए अंग जो दिव्यांगता है या सीईओ का पद उसका मास्टर स्टेटस बेसिकली बन सकता है, और ये बात एवरेट ह्यूसेस ने बोला है, और इसी शब्द को मुख्य परिस्थिति के नाम से जाना जाता है सोशियोलॉजी में, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का, ठीक है। समाजशास्त्र में नातेदारी की संज्ञा किसने दी है? बहुत अच्छा सवाल है, नातेदारी मतलब किनशिप होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फैक्ट पर बेस्ड है। देखो केजीएमयू में तो फैक्ट तो आने ही वाले हैं, टोटल फैक्ट रहेंगे, ठीक है, टोटल फैक्ट। यूजीसी नेट में भी फैक्ट रहते हैं और अप्लाइड भी रहते हैं, तो खासकर दोनों लोग ध्यान रखें इस पे। अभी अभी आपने पढ़ा था ना नाम, लुइस हेनरी मॉर्गन का नाम। मॉर्गन ने रिश्तेदारी और सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए कई महत्वपूर्ण टर्म्स दिए भी हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी किया है कि नहीं? तो मॉर्गन ने किनशिप स्टेटस का शब्द यूज़ किया है, ठीक है, और मैं आपको बताऊं इसी को फादर ऑफ किनशिप स्टडीज भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और यहाँ पे देखिए जेबी हट्टन की बात करते हैं। जेबी हट्टन बेसिकली सोशल एंथ्रोपोलॉजी और जो है ट्रिबल स्टडी पर काम किया इन्होंने, ठीक है, हट्टन। और WHR रिवर्स की बात करते हैं। ये जो रिवर्स का नाम आप देख रहे हो, इनका नाम बेसिकली फील्ड वर्क मेथडोलॉजी में मिलता है, मेथडोलॉजी में मिलता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नातेदारी की संज्ञा में इनका नाम नहीं आएगा। और TN मदान की बात करता हूँ, तो मदान ने इंडियन सोशल और रिलीजन पर काम किया है, इंडियन सोशल पर काम किया, भारतीय समाज पर काम किया है, तो इसलिए ये भी नाम नहीं आएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक आसान सा सवाल है, देखो जो पवित्र और अपवित्र अभी अभी आपने पढ़ा है दुर्खिम में, एक शब्द पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। पवित्र और अपवित्र जो धर्म है, ठीक है, वो धर्म आपने जो पढ़ा उन दोनों धर्मों का, ठीक है, एक शब्द बोला, पवित्र धर्म को और अपवित्र को एक शब्द बोला, और उनको बोला क्या? टोटमवाद। उसको क्या बोला? टोटमवाद। अब वही सवाल है कि बताओ ये किस पुस्तक में एमिल दुर्खिम ने अपने धर्म संबंधी तर्कों को विस्तारित करते हुए टोटमवाद शब्द जो है प्रतिपादित किया था? कौन सी पुस्तक है और उसका वर्ष भी बताइएगा। ये होगा नाम बताओ, वर्ष। 1949। हाँ? 1949। क्या कह रहे हो आप? तुक्का मार रहे हो? 1912 सर। अभी अच्छा सॉरी 1912 था, सॉरी। हाँ बिल्कुल 1912 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ में इन्होंने ये जो टोटमवाद की अवधारणा है ये दिया है इसमें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि डिविएशंस ऑफ लेबर सोसाइटी और सुसाइड, ठीक है, ये भी उन्हीं की पुस्तक है, फिर भी लेकिन ये जो बात कही गई है धर्म को लेकर, मैंने अभी शुरुआत में बोल दिया था धर्म को लेकर इसी पुस्तक में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से करेंगे समझेंगे तो आप इजीली कर पाओगे, है ना, इजीली कर लोगे सर। चलिए अगला एक सवाल और बताइएगा आप लोग, अच्छा सवाल है आपके सामने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 77, और ये 77 नंबर का सवाल कहता है कि भाई कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और बृहद परंपरा, है ना, की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ये तो आप रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आ रहा है भाई। और भी कोई बालक है जो अपने विचार बताना चाह रहा हो? सर सी नहीं। देखो एक बच्चे ने अभी यहाँ पे, आपने एक नाम तो सुना ही होगा, मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, लिटिल कम्युनिटी को लेकर। जहाँ लिटिल कम्युनिटी पर हम लोग चर्चा भी करते हैं बेसिकली 4 प्रकार की उनकी विशेषताओं पर बार बार चर्चा होती रहती है लिटिल कम्युनिटी को लेकर, है ना, सुना भी होगा शुरुआत में आप लोगों ने। सन 1955 में वो पुस्तक आई थी लिटिल कम्युनिटी करके, रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। तो रॉबर्ट रेडफील्ड एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने किसान समाज को लेकर या कृषि समाज को लेकर, या आप कह लीजिए एक फोक अर्बन कम्युनिटीज़ को लेकर उस पे इन्होंने स्टडी किया है, ठीक है। तो यहाँ लिटिल ट्रेडिशनल के आधार पर अगर हम बात करते हैं लघु परंपरा, तो लघु परंपरा कौन कौन सी हो गई?
जैसे गाँव में छोटा या कोई ग्रुप है या कोई इनफॉर्मल कल्चर है या कोई फ़ोक है ना, मतलब जनजातीय वगैरह या स्मॉल कोई ग्रुप है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। और वो शब्द रॉबर्ट रेडफ़ील्ड के ही है। और बृहद अगर मैं बात करता हूँ, ग्रेट, इसको ग्रेट ट्रेडिशनल बोला था। बृहद को ना लार्ज मत समझिएगा, इसका इंग्लिश में लार्ज नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा ग्रेट, ये रहा, ग्रेट ट्रेडिशनल मिलेगा आपको इंग्लिश में इसको, ठीक है, ये ग्रेट ट्रेडिशनल। अब ये जो बृहद परंपरा होती है, ये फॉर्मल होती है, ये बेसिकली शहरी होती है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बेस्ड जो होती है, संस्थाओं पर आधारित होती हैं। इन्होंने अंतर बताया है कि भई एक लघु जो होता है परंपरा, एक बृहद परंपरा होता है। तो बृहद वाला शहर में होता है, छोटा वाला गाँव में होता है। इसके आधार पे भी समझ सकते हो आप। तो इनकी अवधारणा बेसिकली बताई थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने सन 1955 में। ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए मैकिम मैरियट की बात करता हूँ, मैकिम मैरियट नहीं है, मैकिम मैरियट तो इंडियन सोसाइटी और फैमिली स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इसलिए ये नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्म ब्राउन के बारे में, नॉर्म ब्राउन बेसिकली फोकस, फिलोसॉफी और साइको एनालिसिस पर इन्होंने चर्चा किया है, इसलिए नॉर्म ब्राउन का भी नाम नहीं आएगा। मिल्टन सिंगर की बात करता हूँ, मिल्टन सिंगर महोदय साउथ एशियन स्टडी और कल्चर सिस्टम पर बात करते हैं, इसलिए ये भी इनका नाम नहीं आएगा। तो रॉबर्ट रेडफील्ड में याद रखिएगा लिटिल जो आपका वो ट्रेडिशनल है, और जो आपका ग्रेट ट्रेडिशनल है या बृहद परंपरा है, इन दोनों की अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1955 में बताया था। और 1955 में भी लिटिल कम्युनिटी पर भी इन्होंने चर्चा किया था, और उस समय इन्होंने 4 प्रकार की उसकी विशेषता भी बताई थी। ये भी याद रख के चलिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कहता है? 78 बहुत आसान सवाल है और आपको पता भी होना चाहिए। 78 में कहता है कि सामाजिक जो है संस्तरण के प्रतिमानों का वर्णन करने के लिए निम्नांकित में से किसने इज़राइल की किबुतिज़्म प्रणाली का अध्ययन किया है? ये एक नया शब्द है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इसके बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। तो हालांकि यहाँ इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इवा रोसेनफील्ड का ही नाम आएगा, ठीक है। हालांकि अगर इस पे चर्चा करते हैं हम लोग, तो इज़राइल के जो किबुतिज़्म प्रणाली है, ये किबुतिज़्म प्रणाली होता क्या है मैं बताता हूँ। इन्होंने बताया था कि कलेक्टिव लिविंग को लेकर, मतलब सामूहिक जीवित शब्द को लेकर बात किया था, है ना। और इन्होंने कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन का एक पैटर्न चलता है। स्ट्रैटिफिकेशन का पैटर्न का मतलब होता है जो संस्तरण का पैटर्न है, जो प्रतिमान है, उन्हीं प्रतिमानों को ही बेसिकली स्ट्रैटिफिकेशन बोला गया, ठीक है। एक पैटर्न चलता है और उन्हीं प्रतिमानों का वर्णन करने के लिए इज़राइल के किबुत्ज़ प्रणाली का इन्होंने अध्ययन किया या स्टडी किया है। और ये स्टडी जो बताया है इन्होंने, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जाना गया है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण, और सामाजिक स्तरीकरण मतलब महिला को लेकर एक ग्रुप बना दिया, पुरुषों का एक ग्रुप बना दिया, बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, वृद्धों का एक ग्रुप बना दिया, ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, ठीक है। इनके आधार पे इन्होंने यह स्टडी किया और इनको बोला क्या, इनको बोला किबुत्ज़्म प्रणाली। इसको किबुत्ज़्म जो है प्रणाली का नाम दिया। तो क्या नाम था इनका? इवा रोसेनफील्ड नाम था। माइकल एंग का जो नाम आता है बेसिकली, ये आपको अगर मैं बात करूं सोशल इनइक्वालिटी में आता है इनका नाम, ठीक है, यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, किंग्सले डेविस की बात करता हूँ, तो इनका नाम आप पढ़ोगे द्वितीयक समूह में। एक आप पढ़ेंगे, अब पढ़ चुके हो शायद समूह के प्रकार में, जैसे CH कूले ने प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह बताया था। तो किंग्सले डेविस का नाम खासकर यहाँ पे जब देखने को मिलता है तो द्वितीयक समूह में ज़्यादा मिलता है, द्वितीयक समूह में, ठीक है। तो वहाँ किंग्सले डेविस का नाम मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं कोई नाम है इनका। और M ट्यूमिन का नाम की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ट्यूमिन महोदय ये एक प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो इनका एक डेविस और मुर्रे की थेसिस है, ठीक है। क्या है? किंग्सले डेविस की और रेमंड मुर्रे की, रेमंड मुर्रे की और किंग्सले डेविस की जो थ्योरी है, उन्हीं थ्योरीज को लेकर बेसिकली इन्होंने आलोचना को दर्शाया है, ट्यूमिन। तो ट्यूमिन का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा कि इज़राइल की जो किबुत्ज़्म प्रणाली है उसका यह स्टडी करने वाला कौन है, तो रोसेनफील्ड है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, इस प्रश्न का। एफ्टोनिस के बारे में आपने साथ पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी है, शायद नहीं याद है मेरे को कि मैंने पढ़ा रखा है एफ्टोनिस के बारे में। क्या बता सकते हो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सर जेसन सॉफ्ट और जेमिसन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अभी बताया आपने कि एफ्टोनीज ने बृहद समूह और लघु समुदाय के लेकर किन शब्दों का उपयोग करता है, तो वो जेसल सॉफ्ट और जो है जेमिन सॉफ्ट, इसे बेसिकली गेसल सॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है और गेमिन सॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपने सही जवाब यहाँ पे दिया मैडम। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो गेमिन सॉफ्ट होता है ये वाला, अगर इसकी बात मैं करता हूँ तो ये लिटिल कम्युनिटी को दर्शाता है। लिटिल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, लघु समुदाय को दर्शाता है, ये बात सही है। अच्छा, जो गेमिन सॉफ्ट होता है ये ग्रेट कम्युनिटी को दर्शाता है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, बृहद होता है, बृहद समुदाय को ये दर्शाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि लघु समुदाय में होता क्या है, जैसे फेस टू फेस बातें होंगी, छोटे समूह होंगे, पर्सन जो रिलेशंस होते हैं वो बनाए जाएंगे, परिवार और गांव पर बेसिकली वो आधारित होगा, तो वो होगा गेमिन सॉफ्ट या गेसल सॉफ्ट भी इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, गेसल सॉफ्ट। बट अगर गेमिन सॉफ्ट की बात करते हैं या जेमेन सॉफ्ट की बात करते हैं, ये होता है बृहद कम्युनिटी, ये बड़े होता है, ये इम्पर्सनल होता है, ये बेसिकली शहर में होता है, औद्योगिक समाज में पाया जाता है, उनमें ये देखने को मिलता है। 1987 की बात है, उस समय इस कम्युनिटी को लेकर इन्होंने जिक्र किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं, ऑल कम्युनिटीज कह रहा है। ऑल कम्युनिटीज कैसे यूज हो सकता है भाई, एफ ये शब्द बेसिकली टोनीज के शब्दों का प्रयोग तो करता है, बट स्पेसिफिक सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट में इसका रूप ही नहीं मिलेगा ऑल कम्युनिटी को लेकर। तो बहुत देखो, इस बच्चे ने ऑल कम्युनिटी लगाया है तो सोच रहे होंगे कि ऑल कम्युनिटी में यूज होगा, नहीं, कैसे यूज हो सकता है, ऑल कम्युनिटी में यूज नहीं होगा ये। ठीक है, ये बात इसको ध्यान रखिएगा। स्थानीय समुदाय की बात करता हूँ, लोकल इसको बोलते हैं। लोकल कम्युनिटी केवल छोटे समाजों में दर्शाता है। टोनीज बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये छोटे जो स्थानीय समुदाय जो क्षेत्रीय वाला होता है उनको दर्शाता है, तो बड़ा आएगा ही नहीं इसमें, बड़ा आएगा नहीं। तो आप इसी समझ लेते कि तो यहीं गलत हो गया, तो मैं ऑल को क्यों लगाऊं, जब ये बी यहीं पे गलत हो गया तो ऑल पे क्यों लगाऊं, फिर तो आपको ऑल में और इन दोनों में चुन लेना चाहिए था कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मैं पढ़ा चुका हूं और ये शब्द आप जानते हो, बताइए जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 80। बताइए भाई कि मैक्स वेबर ने सामाजिक संस्करण के सिद्धांत को कौन से 3 घटक शामिल किए गए हैं। एक तो क्लास हो जाएगा, सर बी। हाँ, और एक परिस्थिति हो जाएगी, और एक राजनीतिक शक्तियां हो जाएंगी यानी पार्टी। मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी तो है प्रारंभिक। अच्छा, ये तो इनका अलग पैटर्न है, ठीक है, यहाँ अलग है। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं देखो वर्ग क्या मतलब, व्यक्ति की आर्थिक क्षमता संपत्ति का संसाधन है, ये तो वर्ग हो गया। समाज में व्यक्ति की मान्यता, परिस्थिति, पार्टी, राजनीति, ये अलग पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो चला जाएगा ये सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। ठीक है, और इसके आगे पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, बट ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि सोशियोलॉजी आपने अभी पढ़ा नहीं है डीप में, लेकिन जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो अगर वो प्रश्न आए हैं तो आपने उसके जवाब भी दिए हैं, है कि नहीं। अभी जैसे एल्फ्रेड सूटर्स के बारे में नहीं पढ़ा अभी आपने, है ना, बट उसके नाम आए, है कि नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अभी आप लोगों ने देखा, जैसे आपने टालकाट पार्सन्स के बारे में पढ़ा था, AGI मॉडल, वो आया, आपने उसका जवाब दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके सामने एक शब्द आया था सांस्कृतिक पिंजरा शब्द, ठीक, वो नहीं पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर ये तो टोटली सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन पेपर था। हमारा यूजीसी नेट के अंतर्गत जो दूसरा यूनिट है वो बेसिकली सोशियोलॉजी पर बेस्ड है, तो वो सवाल कहीं ना कहीं उससे परीक्षा में भी यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। का मैक्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ऐसे सवाल बन जाता है ना कभी कभार। आगबन, अगस्ट काम्टे, है ना, ये शब्द मिलेगा आपको। आपको जब पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 तो वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह भी, हाइपोथेसिस वगैरह मिलेंगे, रिसर्च वगैरह, तो हम उस पर चर्चा आप लोगों से करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस केवल इतना ही रखिए, बाकी हम पार्ट 2 आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे। प्रकारवाद पढ़ा था, प्रकारवाद में आया भी था। हाँ, प्रकारवाद आप